हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी या धातु कर्म के क्या चरण हैं। उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम खनिज को प्राप्त करते हैं, इसके पश्चात अयस्क की पहचान करते हैं, फिर उनको क्रशिंग की प्रक्रिया या पीसने की प्रक्रिया होती है, फिर उसका किसी न किसी विधि से सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के पश्चात निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया की जाती है। निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया का कारण क्या है, इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि सांद्रित अयस्क जो हमें प्राप्त हुआ है, उस सांद्रित अयस्क को हमको किसी न किसी रूप में धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना होता है। तो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम निस्तापन अथवा भर्जन की प्रक्रिया को करते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, निस्तापन या कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? कैल्सिनेशन का मतलब होता है टू बर्न लाइम, या हमको चूने पत्थर को जलाने की प्रक्रिया को हम कैल्सिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब जो सांद्रण से प्राप्त अयस्क है, अब यहां पर कार्बोनेट अयस्क के साथ यह प्रक्रिया की जाती है अथवा हाइड्रोक्साइड अयस्क के साथ यह प्रक्रिया की जाती है। तो सांद्रण से प्राप्त जो अयस्क कार्बोनेट अयस्क अथवा हाइड्रोक्साइड अयस्क है, उस अयस्क को उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, बिलो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थित में अथवा वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है, और कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड अयस्क या धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस धातु ऑक्साइड में जब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय वियोजन की प्रक्रिया होती है। इस ऊष्मीय वियोजन की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, अथवा यहां पर क्रिस्टलीय जल की मुक्ति होती है। तो यहां पर जब हम किसी अयस्क को, सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, यह केवल कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, अथवा जो उसमें जल उपस्थित होगा वह जल उससे बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। जब हमने कहा कि यह कैल्सिनेशन का मतलब होता है टू बर्न लाइम या चूने पत्थर को गर्म करने की प्रक्रिया का, या कैल्सिनेशन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा था कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या इसको चूना पत्थर कहते हैं, इस चूना पत्थर को जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया, यह धातु ऑक्साइड है, यह धातु ऑक्साइड है। फिर देखिए, इसी प्रकार से यदि जिंक कार्बोनेट लें ZnCO3, अगर इसको गर्म करते हैं, तो इसको गर्म करने पर यह ZnO, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से Al2O3 इंटू 2H2O, यह है बॉक्साइड, जो कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है। जब इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यह Al2O3 प्लस 2H2O में परिवर्तित हो जाता है, और इसको एल्यूमिना कहते हैं। जब इससे जो जल जुड़ा हुआ था, यह जुड़ा हुआ जल इससे बाहर निकल जाता है, तो यह एल्यूमिना कहलाता है। फिर देखिए, इसी प्रकार से Fe2O3 इंटू 3H2O, यह हेमेटाइट है, हेमेटाइट। जब इसको गर्म करते हैं, तो यह Fe2O3
3H2O में परिवर्तित हो जाता है, यह आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर प्रक्रिया क्या हो रही है? यहां पर प्रक्रिया यह हो रही है कि या तो उष्मीय वियोजन हो रहा है, या तो जो जल अयस्क के साथ जुड़ा हुआ है वह जल इससे मुक्त हो रहा है। अब हम लोग दूसरी प्रक्रिया देखते हैं। जब अयस्क को हमें ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करना होता है, या अयस्क को हमको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना होता है, तो दूसरी प्रक्रिया जो इस्तेमाल की जाती है वह रोस्टिंग की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। रोस्टिंग का सामान्य सा अर्थ होता है भूनने की प्रक्रिया। अब देखिए बेटा, रोस्टिंग में करते क्या है? यह सबसे बड़ी चीज है कि यह सल्फाइड अयस्क के लिए, जब भी सल्फाइड अयस्क होता है तब रोस्टिंग का उपयोग किया जाता है। अब फिर उच्च ताप पर जो भी सांद्रित अयस्क लिया है उसको उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में और गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। यह एक धातुकर्मीय चरण है या मेटलर्जिकल प्रोसेस है। इसमें ठोस और गैस के बीच क्रिया होती है। उस क्रिया के फलस्वरूप कुछ मात्रा में जो अयस्क आपने लिया है उस अयस्क का शुद्धिकरण हो जाता है। अब भर्जन के फलस्वरूप होता क्या है? जो भी अयस्क आपने लिया है वह अयस्क ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अशुद्धि या सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। अब देखिए, सल्फाइड अयस्क में सल्फर की अशुद्धि हो सकती है, यह सल्फर की अशुद्धि हो सकती है, या इसमें फास्फोरस की अशुद्धि हो सकती है, या इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि हो सकती है। तो तीनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। हमने कहा कि भर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हो क्या रहा है? भर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो सल्फाइड अयस्क है वह सल्फाइड अयस्क वह किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? वह या तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा या तो सीधे सीधे वह धातु में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर अगर ZnS लें, यह है जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड को जब आप भर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप या रोस्टिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप आप गर्म कर रहे हैं तो यह ZnO में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर HgS मरकरी सल्फाइड अगर आपने लिया है और मरकरी सल्फाइड यहां पर अगर रोस्टिंग की प्रक्रिया हो रही है तो यह सीधे मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो रोस्टिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप या तो हम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं अथवा सीधे सीधे हम धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, हमने बताया कि जब भी सल्फाइड अयस्क ले रहे हैं तो सल्फाइड अयस्क में तीन प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। जैसे अगर अशुद्धि के रूप में हमारे पास अगर सल्फर है तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करके यह SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। लेकिन अगर यहां पर यह फास्फोरस है और यह ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, यह बनाएगा P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा। यह यहां पर 4P और यहां पर तब यह 2 हो जाएगा और यहां पर यह 5O2 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये बैलेंस हो गया। देखिए फास्फोरस की अशुद्धि अगर है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेगा। इसी प्रकार से अगर आर्सेनिक की अशुद्धि है तो आर्सेनिक की अशुद्धि भी आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में यहां से बाहर निकल जाती है। अब हम दो उदाहरण के रूप में यहां पर ले रहे हैं कि किस प्रकार से रोस्टिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिंक जो सल्फाइड लिया है, जिंक सल्फाइड के भर्जन की प्रक्रिया देख रहे हैं। जिंक सल्फाइड के भर्जन की क्रिया। अब देखिए ना, जिंक सल्फाइड क्या है? यह है ZnS, यह जिंक सल्फाइड है। अब
ऑक्सीजन से जब यह क्रिया करे तो ऑक्सीजन से क्रिया करके हमने बताया कि तुरंत ही यह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, यह बना लेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस या SO2 गैस यहां पर बाहर निकलेगी। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया, फिर यहां पर 2ZnO हो गया और यहां पर ये हो गया 2SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो अशुद्धि थी वह सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि इससे बाहर निकल गई। इसी प्रकार से देखिए कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का भर्जन या कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग किस प्रकार से होती है। कॉपर सल्फाइड यह है Cu2S, कॉपर सल्फाइड। ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया करे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो यह तुरंत ही धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, यह बना लेगा Cu2O, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। सल्फर डाइऑक्साइड यह अशुद्धि के रूप में यहां पर गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, यहां पर 2 हो गया, यहां पर यह 3 हो गया, फिर यहां पर बैलेंस करते समय यह 2 हो गया और यहां पर यह 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉपर सल्फाइड था इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी रोस्टिंग की गई और रोस्टिंग करने पर यहां पर हमको कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब यह दोनों प्रक्रियाएं, चाहे निस्तापन की प्रक्रिया हो अथवा भर्जन की प्रक्रिया हो, दोनों प्रक्रियाएं वह परावर्तनी भट्ठी में संपन्न की जाती हैं, जिसके संबंध में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे किस प्रकार से परावर्तनी भट्ठी में इसके निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया को किया जाता है। अब हम दोनों प्रक्रियाओं में अंतर देख लेते हैं कि निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है या किस प्रकार से इन दोनों में विभेद करेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं यहां पर निस्तापन या कैल्सिनेशन और दूसरी तरफ भर्जन। यह दोनों प्रक्रियाएं हैं। अब दोनों में देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अब यहां पर देखिए बेटा, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। इसका उपयोग कार्बोनेट अयस्क के लिए, इसका उपयोग कार्बोनेट अयस्क के लिए किया जाता है और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, सल्फाइड अयस्क हेतु, सल्फाइड अयस्क हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए निस्तापन में क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में तथा मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म करते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर वायु की उपस्थिति में तथा मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म करते हैं। तो अब फिर तीसरी प्रक्रिया देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और यहां पर यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है या As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में अशुद्धि बाहर निकल सकती है या P2O5 के रूप में फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के रूप में यहां पर अशुद्धि बाहर निकल सकती है। फिर देखिए ना, यहां पर अगली प्रक्रिया हमने देखा था कि जो जल वाष्प बाहर निकल जाती है, वह एल्युमिनियम के संबंध में चर्चा किया था और आयरन के संबंध में चर्चा किया था कि दोनों से जो जल है वह मुक्त हो जाता है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। तो यह अंतर है रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में। दोनों में समानता क्या है, दोनों में समानता यह है कि दोनों का काम है कि सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना।
प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे।